तो देखो, मैंने कहा था कि एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया में एक्वेटिक एडेप्टेशंस भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन भी होता है। है ना? जैसे कहते हैं एक्वेटिक एडेप्टेशंस में कहा जाता है, वी यूज द टर्म क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और पानी में ये एक सीन कर सकता है, इसका जो स्किन होता है, देखो याद रखना, एम्फीबियन स्किन जो होता है, एम्फीबियन स्किन ये स्केललेस होता है। यूजुअली कहते हैं, कभी कभी हो सकता है बट मोस्टली ये स्केललेस होता है। स्केललेस होता है, ग्लैंडुलर होता है, म्यूकस ग्लैंड मिलता है इसमें, और इसका स्किन स्लाइमी स्किन कहते हैं, मॉइस्ट स्किन होता है इसमें। तो पानी के अंदर रहने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सांस कैसे लेगा, ब्रीथ कैसे करेगा। तो ये अपने स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर लेता है, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और ऐसा होने के लिए इसके स्किन को मॉइस्ट होना होता है, स्लाइमी स्किन कहते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ये लुब्रिकेटेड होता है इसका स्किन, स्लाइमी स्किन कहते हैं। मॉइस्ट स्किन होता है, देखो ये जरूरी होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक जरूरी होते हैं। इसके लिए बताओ, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक जरूरी होते हैं, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक जरूरी होते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए। सबको बोर्ड अच्छे से दिख रहा है? मिस्टर निशांत, चेक योर कैमरा, चेक योर क्वालिटी। चलो यहां देखो, तो मैंने क्या कहा कि स्किन से ब्रीथ करने के लिए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए बताओ? स्केललेस होना चाहिए स्किन, स्किन पे कोई स्केल्स नहीं होता, स्किन ग्लैंडुलर होता है, हमेशा वो मॉइस्ट रहता है, और ये जरूरी होता है अपने स्किन से गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है? और आप जानते हो कि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस में कहते हैं प्रेजेंस ऑफ लंग्स, प्रेजेंस ऑफ a pair of lungs कहते हैं। इवन कहते हैं जो लार्वा होता है, जो टैडपोल लार्वा वगैरह होता है, इसमें गिल्स भी होता है। तो गिल्स भी पानी में ब्रीथ करने के लिए होता है। तो देखो कितना ज्यादा वेरिएशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कितना ज्यादा वेरिएशन है कि गिल्स भी काम कर रहा है लार्वा में, स्किन से भी ब्रीथ करता है ये, और टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस में इसके पास क्या बताओ, लंग्स भी होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, कि रेस्पिरेशन जो होता है, देखो एक याद रखना, एडल्ट एम्फीबिया, एडल्ट एम्फीबियंस
in underwater condition, in underwater condition and during hibernation and estivation. Breathe or breath only through the skin. देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये भी याद रखिएगा, जो एम्फीबियंस, जो एडल्ट एम्फीबिया पानी के अंदर रहता है, उसके लंग्स तो जमीन पे आके काम करेगा ना, तो ये जो क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता है ये कभी बंद नहीं होता। 24, देखो कैसे कहा जाता है, 24/7 जिंदगी भर जितने भी एम्फीबियंस होते हैं क्यूटिनियस चलता रहता है, क्यूटिनियस ऑलवेज वर्क, ये कभी बंद नहीं होता, याद रखिएगा। ये समर स्लिप और एस्टिवेशन ही कहते हैं ना, अरे जो एक होता है विंटर स्लिप, एक होता है समर स्लिप। समर स्लिप किसको कहते हैं? एस्टिवेशन ही कहते हैं उसको, या दो होता है ना, एक होता है विंटर स्लिप, एक होता है समर स्लिप। विंटर स्लिप को हाइबरनेशन कहा जाता है एंड समर स्लिप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक है, समझ में आ गया? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी एडल्ट एम्फीबिया में, किसी भी एडल्ट एम्फीबिया में या किसी भी एम्फीबियंस में, किसी भी एम्फीबियंस में लाइफ लॉन्ग क्यूटेनियस कभी बंद नहीं होता, चाहे वो हाइबरनेट करे, चाहे वो एस्टिवेट करे, चाहे वो जमीन पे रहे, चाहे पानी में रहे, क्यूटेनियस हमेशा काम करता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। क्यूटेनियस ऑलवेज वर्क whether they are on land surface, inside water, और वो हाइबरनेट करे या एस्टिवेट करे, ब्रीदिंग क्यूटेनियस वाला कभी भी बंद नहीं होता। हाँ जी, अरे विंटर स्लिप, अच्छा बताओ, फ्रॉग जो कहते हैं, फ्रॉग क्या होता है बताओ? आपको पता है एम्फीबिया क्या होता है? तो ये भी कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं इसमें, इसको भी पोइक्लोथर्मिक कहते हैं, इसी को ना पोइक्लो कहते हैं ना, इसी को पोइक्लोथर्मिक कहा जाता है, पता है आपको? तो हाँ, अरे मैं अब ह्यूमन फिजियोलॉजी ये तो अब इसके बाद करूंगा ना, 2-3 चैप्टर तो बचा हुआ है उसमें, पहले इसको देख लो। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि एम्फीबिया जो होता है वो अपने लाइफ का, जैसे फ्रॉग वगैरह कहते हैं, फ्रॉग अपने लाइफ का 9 मंथ वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में रहता है। ठंड के टाइम पे जो होगा वो जमीन के अंदर चला जाता है, गर्मी में भी जमीन के अंदर चला जाता है, केवल वो बरसात के समय, रेनी सीजन में वो बाहर आता है। तो जो विंटर में चला गया उसे कहते हैं हाइबरनेशन, जो समर में गया उसे कहते हैं एस्टिवेशन। 9 मंथ उसका लाइफ इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, 9 मंथ उसका लाइफ क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। केवल 3 महीने वो एक्टिव होता है, खाना इकट्ठा करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, केवल वो जब जमीन पे आता है तो अपने लंग्स को यूज करता है, जब एक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी। जब एक्टिविटी नहीं है तो केवल वो अपने स्किन से ब्रीथ करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब रेनी सीजन में वो लंग से ब्रीथ करेगा, यस, जब वो जमीन पे आ चुका होता है तब। और जमीन पे क्यों आएगा पता है ना? जमीन पे आता है 2 पर्पस के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए और खाना वापस इकट्ठा करने के लिए।
समझ में आ गया? कभी आपने ठंड के टाइम पे मेढक के टटर की आवाज सुनी है आपने? बेटा स्किन तो हमेशा करता रहता है, स्किन तो कभी बंद नहीं होता। समझ में आ रहा है? स्किन तो हमेशा काम करता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। बेटा वो मेढक नहीं होगा, वो कुछ और होगा। फिर गॉड से जाके देखना। जो फ्रॉग होता है वो हाइबरनेशन में और एस्टिवेशन में जमीन के अंदर चला जाता है। वो बारिश में, हाँ बारिश में आपने जरूर आवाज सुने होंगे। ठीक है, यस यस यस। मैंने क्या कहा था कि जमीन पे आने के बाद हर चीज काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहा है, स्किन भी काम कर रहा है। स्किन तो कभी बंद ही नहीं होता है, वो तो हमेशा साथ रहेगा। समझ में आ गया सबको ये चीज? समझ में आ गया? हाँ। और देखो ये याद रखना, एम्फीबियंस परफॉर्म, देखो एम्फीबियंस परफॉर्म पॉजिटिव पल्मोनरी ब्रीदिंग कहते हैं। ये पॉजिटिव ब्रीदिंग क्या होता है ये पता है आपको? नहीं पता है? अच्छा देखो, अच्छा ये बताओ, जैसे कहा जाता है, हाँ आपसे उल्टा होता है। जैसे कहते हैं आपके पास डायफ्राम होता है, हमारे बॉडी में डायफ्राम होता है ना। एम्फीबियंस में डायफ्राम नहीं होता, रिब्स भी नहीं होते। याद रखिएगा कि एम्फीबियंस लैक, देखो एम्फीबियंस लैक रिब्स एंड डायफ्राम। देखिए एम्फीबियंस में रिब्स नहीं होते और डायफ्राम नहीं होते। तो एम्फीबिया में अगर रिब्स और डायफ्राम नहीं होगा तो प्रेशर कैसे क्रिएट करेगा वो? जो नेगेटिव प्रेशर होता है मतलब एयर को अंदर लेने के लिए, हम कैसे ब्रीथ करते हैं? ह्यूमन बीइंग कैसे ब्रीथ करता है बताओ? डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन आता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन आता है, और हमारा कैविटी नीचे जाता है और प्रेशर क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। लंग्स का साइज बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो अपने आप प्रेशर कम हो जाता है और एयर बाहर से अंदर आ जाता है। लेकिन एम्फीबियंस में, एम्फीबिया में ना कोई डायफ्राम है ना कोई रिब्स है, तो वो कैसे अंदर एयर को अंदर लेगा बताओ? तो एम्फीबिया का देखा होगा उसका पहले, वो एयर को घूमे लेता है ऐसे, देखा ऐसे करते हुए? ये क्या है बताओ? पहले उसने एयर को अपने माउथ में बंद किया, अपने माउथ में बंद किया, और उसके बाद वो एयर को धक्का देता है टुवर्ड्स लंग्स। तो वो फोर्सफुली एयर को भेजता है, हम फोर्सफुली नहीं भेजते हम लोग, वो अपने आप जाता है। क्योंकि वहां पे डायफ्राम नहीं होता, वहां पे रिब्स नहीं होते, तो एयर को फोर्सफुली वो लंग्स की तरफ भेजता है प्रेशर के साथ, धक्का देके। एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पल्मोनरी ब्रीदिंग कहते हैं इसको। एयर इज पंप्ड और पुश्ड टुवर्ड्स लंग्स। एयर को पंप किया जाता है, एयर को धक्का दिया जाता है लंग की तरफ जाने के लिए, अपने आप नहीं जाता वो। और इसी को पॉजिटिव पल्मोनरी ब्रीदिंग कहते हैं। समझ में आ गया सबको? नहीं बेटा, टर्टर का साउंड किसी और वजह से होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होता है। बट जो टर्टर वाली आवाज वो किसी और चीज के लिए होती है। हाँ जी, ये सबके लिए है, ये सारे एम्फीबियंस में होता है। दिस इज फॉर ऑल एम्फीबियंस। जब भी वो लंग्स से ब्रीथ करेगा ना, लंग्स से जब ब्रीथ करेगा तो वो पॉजिटिव ब्रीथ करता है। टर्टर होता है वो फीमेल को कॉल किया, ये बाद में बताऊंगा अभी दोस्तों, अभी पे डिस्कस करेंगे बाद में इसको, पहले सुन लो इसको। तो एम्फीबियंस परफॉर्म पॉजिटिव पल्मोनरी ब्रीदिंग, इस चीज को याद रखिएगा। एम्फीबियंस में रिब्स नहीं होते, एम्फीबियंस में डायफ्राम नहीं होता।
समझ में आ गया? इसको साफ करूं हम यहां पहले। देखो अब एम्फीबियंस की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, हेड और ट्रंक कहता है, हेड एंड ट्रंक। नेक अब्सेंट होता है, याद रखना एम्फीबियंस वगैरह में नेक अब्सेंट होता है। तो बॉडी के दो मेन पार्ट हैं, हेड एंड ट्रंक कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं यहां पे बोनी एंडोस्केलेटन होता है, और यहां पे लिखते हैं प्रोसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्री इज प्रेजेंट। ये वर्टिब्री का एक टाइप होता है। वर्टिब्री जानते हो ना, इसको कॉमनली कहते हैं प्रोसिलस टाइप। वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट होता है, तो इसके वर्टिब्री को प्रोसिलस टाइप कहते हैं। सेंट्रम, ये पढ़ेंगे आपने, बोन्स पढ़ लिया है ना, मूवमेंट लोकोमोशन पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, ये केवल टर्म याद रखिएगा, प्रोसिलस टाइप वर्टिब्री कहते हैं। अलग अलग तरह के एनिमल डिफरेंट तरह का होता है, तो प्रोसिलस टाइप के वर्टिब्री कहते हैं जो एम्फीबिया में मिलता है मेनली। ठीक है, ये बाद में और बताऊंगा इसके बारे में आपको। प्रोसिलस टाइप वर्टिब्री कहते हैं इसको। ठीक है, फिर देखो यहां पर ऐसा लिखा जाता है, इसमें पैलेट एब्सेंट होता है, पैलेट इज एब्सेंट। पैलेट नहीं होता, जो नाक और मुंह को सेपरेट करता है वो यहां पे एब्सेंट होता है। और लिखते हैं जॉ विथ होमोडोंट टाइप ऑफ टीथ। एक ही जैसे दांत होते हैं, हेटेरोडोंट नहीं होता। प्रोसिलस वर्टिब्री के टाइप को कहते हैं, बस इतना ये करना रखो। कई तरह के वर्टिब्री होते हैं। एम्फीबियंस के टिपिकल वर्टिब्री कहते हैं, टिपिकल वर्टिब्रा जो होता है आपका, टिपिकल वर्टिब्री, इसे प्रोसिलस कहते हैं। वर्टिब्री के टाइप्स हैं ये, जिससे वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स को वर्टिब्री कहते हैं, इसके वर्टिब्री को प्रोसिलस टाइप का वर्टिब्री कहा जाता है। बस अभी इतना याद रखिए आप। पैलेट यहां पे नहीं होता, जॉ में एक जैसे दांत होते हैं, होमोडोंट टाइप ऑफ टीथ कहा जाता है। हाँ, पॉलीफायोडोंट भी होता है, एक्रोडोंट भी होता है, सब कुछ होता है। होमोडोंट भी होता है, एक्रोडोंट होता है अटैचमेंट की बेसिस पे, और बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, पॉलीफायोडोंट भी कहते हैं। जितनी बार टूटेगा उतनी बार एपियर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पॉलीफायोडोंट भी होता है। इसके बाद देखो, बाकी तो आप जानते हैं कि यहां पर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, और इसमें माउथ का जो ओपनिंग है और एंड पार्ट को क्लोएका कहते हैं, क्लोएका। तीन जॉ कहां से होने लगा है?
किस एनिमल में 3-3 जॉ होते हैं? अरे 3 जॉ कहां होता है? जॉ 2 ही होते हैं, अपर और लोअर होता है। एक्रोडोंट अटैचमेंट के बेसिस पे कहते हैं। जैसे आपने थीकोडोंट होगा ना, ह्यूमंस में क्या होता है? थीकोडोंट कहते हैं, रूटेड टीथ होता है। इसमें क्या होता है, दांत ऐसे होता है देखो, और ये जॉ के साथ ऊपर से लगा होता है, ऐसे अटैच होता है, ऊपर से चिपका हुआ रहता है, इसी को एक्रोडोंट कहते हैं। इवन में थीकोडोंट होता है, रूटेड टीथ होता है, यहाँ रूटेड नहीं होता। समझ में आ गया? अब देखो मैंने क्या कहा, ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होता है, क्लोइका में एंड होता है। और याद रखना, क्लोइका जो होता है देखो, ऐसे देखिए यहां पर क्लोइका में देखो यूरेथ्रा का ओपनिंग भी होता है थ्रू ब्लडर। देखिए ऐसे ब्लडर के साथ ये ओपन होता है। यहाँ पर जेनेटल पोर्स भी होता है देखो, गैमेट्स के लिए भी होता है, और जो फिकल मैटर का पार्ट होता है उसके लिए भी होता है। मतलब आप देखिए ऐसे एलिमेंट्री कैनाल का भी ओपनिंग यहाँ पे देखा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोइका से डिस्चार्ज क्या क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ गैमेट भी होता है, यहां से यूरिन भी डिस्चार्ज किया जाता है, और यहां से फीकल मैटर भी पास होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, डायग्राम करेगा आपको, बस इतना याद रखिएगा कि क्लोइका जो होता है, क्लोइका जो होता है, क्लोइका से 3 तरह का टीथ डिस्चार्ज होता है। गैमेट डिस्चार्ज भी होता है, यूरिन डिस्चार्ज भी होता है, और फिकल मैटर भी क्लोइका से डिस्चार्ज होता है। तो 3 चीजों का ये कॉमन ओपनिंग होता है। यस, क्लोइका को कहते हैं, ये कॉमन ओपनिंग होता है तीनों चीजों के लिए, यूरिन के लिए भी, गैमेट्स के लिए भी, और फिकल मैटर के लिए भी। कॉमन ओपनिंग है ये तीनों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? फिर देखो, एम्फीबियंस में कहते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हाँ बिल्कुल, माइलिनिक हार्ट होता है। और आप जानते हैं कि एम्फीबियंस में आप देखोगे ऐसे 2 राइट एट्रिया होता है, लेफ्ट एट्रिया होता है, और ये सिंगल वेंट्रिकल होता है। और आप ये भी जानते हैं कि इसी वेंट्रिकल के लोअर पार्ट से एक डक्ट ऐसे बाहर आता है, और इसी डक्ट का एक जो पार्ट होता है ऐसे, ये इधर जाएगा कहां बताओ, बॉडी टिश्यूज में, और एक चला जाता है कहां देखो, फिर इसके लंग्स में। और लंग्स का ब्लड वापस देखो यहां पे आता है। बॉडी टिश्यूज का ब्लड पहले ये जाता है देखो एक दूसरे चैम्बर में, और ये फिर यहां आता है देखो ऐसे। इसे कहते हैं साइनस वेनोसस। ये मैंने बताया था आपको मछली में। और यहीं पर इसका ये ऐसे नोड होता है, ये इसका ये क्या है बताओ, एस ए नोड होता है।
हाँ जी, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला पार्ट ही होता है, यही ट्रंकस आर्टरीशियस का पार्ट है और इधर साइनस वेनोसस कहते हैं, जो डिवाइड हो जाता है इसमें। ये जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये ट्रंकस आर्टरीशियस का पार्ट है। ये स्ट्रक्चर ही यहाँ पर ट्रंकस आर्टरीशियस कहता है। जो दो पार्ट में चला जाता है, अरे एम्फीबियंस में सब होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना। डाइजेशन में नहीं पढ़ा ये सब? अटैचमेंट के बेसिस पे एप्रोडोंट कहते हैं, आने जाने के बेसिस पे पॉलीफायोडोंट कहते हैं, और एक ही तरह के दांत होते हैं तो होमोडोंट कहते हैं। सब अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। चलो यहां देखो, साइनस वेनोसस, ये बताया था ना, एज बी इज कॉल्ड साइनस वेनोसस कहते हैं। ये देखो, तो आप मुझे बताओ, आप ये बताओ कि एम्फीबिया का हार्ट भी मायोजेनिक हार्ट हो गया, ऐसे नोट यहां पर है, तो इसका हार्ट भी मायोजेनिक हार्ट है? बिल्कुल होता है, कोनस आर्टरियोसस ही तो यहाँ पर होता है ना, जो दो ब्रांच में चला गया, देखो एक इधर चला जाता है यहाँ, अरे उसी को ट्रंकस भी कह दिया जाता है, उसी को ट्रंकस कह देते हैं, और इधर चला जाता है, सेम ही नाम है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ब्लड मिक्स हो जाता है, मिक्स ब्लड होता है, क्योंकि इधर से जो ब्लड आएगा वो इम्प्योर होता है, इधर से ब्लड आएगा वो प्योर होता है, तो वेंट्रिकल्स में आकर ब्लड मिक्सअप हो जाता है, मिक्स ब्लड कहते हैं इसको। और ये जो मिक्स ब्लड है, जो मैक्सिमम प्योर होता है, देखो मिक्स में भी जो कहते हैं दो तरह का लेयर बनता है, मैक्सिमम प्योर और मैक्सिमम इम्प्योर। जो मैक्सिमम प्योर होगा वो कहां जाएगा? बॉडी पार्ट्स की तरफ, और जो मैक्सिमम इम्प्योर होता है वो कहां जाएगा? टुवर्ड्स लंग्स। तो फ्लो किसका होता है? फ्लो ऑफ मिक्स ब्लड कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ क्या होता है बताओ? फ्लो ऑफ मिक्स ब्लड कहा जाता है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं होते बहुत ज्यादा, जैसे आप मैमल्स में देखते हैं उस तरह से, फ्लैप तो होता है यहाँ भी। यस, इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बताओ? इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, वेंट्रिकल्स में प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों होगा। यस, ऑब्वियसली बात है, जो ब्लड इधर से आएगा वो कैसा होगा? इम्प्योर, और जो ब्लड यहां से आएगा लंग से वो कैसा होता है? प्योर होता है। ट्रंकस आर्टरियोसस ये वाला पार्ट है, वो वेंट्रिकल के नीचे जो है, जो बाद में कैसे ब्रांच हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम प्योर का पार्ट होता है, जो मैक्सिमम प्योर का ब्लड, मैक्सिमम प्योर ब्लड वो कहां जाता है बताओ? बॉडी की तरफ। और जो मैक्सिमम इम्प्योर होता है वो कहां जाएगा? टुवर्ड्स लंग्स। तो ये आपका सर्कुलेशन है, कैसे मिक्स ब्लड का फ्लो होता है एम्फीबियंस में। इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा दो यहां से आप सबको।
अब देखो यहां पे मिलता है मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी होता है, प्रेजेंस ऑफ मीजोनेफ्रिक किडनी। और एम्फीबियंस मोनोटेलिक भी होते हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, और ये यूरियोटेलिक भी होता है। एम्फीबियंस मोनोटेलिक भी होते हैं और यूरियोटेलिक भी होता है, अमोनिया भी रिलीज करता है। अलग अलग एम्फीबियंस होते हैं। देखो एक्वेटिक मोड में जो है मोस्टली अमोनिया बनाते हैं, बहुत सारे जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आ जाते हैं वो यूरिया बनाते हैं। यूरियोटेलिक भी होते हैं और मोनोटेलिक भी होते हैं, ये पता है आपको ना। मीजोनेफ्रिक टाइप्स ऑफ किडनी होता है, एडवांसमेंट कहते हैं। प्रोनेफ्रिक होता है, मीजोनेफ्रिक होता है, मेटानेफ्रिक होता है। तो मिडिल पार्ट वाला जो किडनी है ना, जो बहुत एडवांस नहीं है बट इनिशियल से ज्यादा एडवांस है, उसको मीजो कहा जाता है। ठीक है, अब देखो फिर कहा जाता है कि एम्फीबियंस में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होता है। एम्फीबियंस में एक और चीज याद रखना, डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। डाइकोंडाइलिक मतलब जो हेड होता है ना आपका, ये ह्यूमन पे भी होता है, मैमल्स में भी होता है कि ह्यूमंस के जो स्कल होते हैं, ब्रेन जो होता है ना, वो फर्स्ट वर्टिब्रा में देखो ऐसे, ये पहला वर्टिब्रा एटलस का है। एटलस के ऊपर ये दो अलग अलग कॉन्डाइल्स होते हैं जिसपे हेड घूमता है ऐसा, इसे कॉन्डाइल कहा जाता है। ये आपका स्कल बोन है, तो इस पे हेड घूमता है, इसी को डाइकोंडाइलिक स्कल कहा जाता है। एटलस पहले वर्टिब्रा को कहते हैं, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री को एटलस कहा जाता है। आपका जो पहला वर्टिब्री है ना, उसी को एटलस कहते हैं, जिसपे हेड आपका रोटेट करता है। तो दो कॉन्डाइल होते हैं इसमें, एक्सिस नीचे होता है, एक्सिस नीचे होता है, एटलस ऊपर होता है, सेकंड वाले को एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो देखो डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, दो कॉन्डाइल्स होते हैं, इसकी वजह से डाइकोंडाइलिक कहते हैं। ठीक है, कॉन्डाइल्स का नंबर कितना होता है? 2, तो डाइकोंडाइलिक कहते हैं। इसके अलावा देखो एम्फीबियंस में लिखा जाता है कि एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर यहां पे नहीं होता, तो टिम्पेनम जो होता है, टिम्पेनम स्टार्ट्स द ईयर ओपनिंग। टिम्पेनम से ही इसके कान का शुरुआत होता है। अरे यार, एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा को कहते हैं, अभी कहां से वर्टिब्रा आ जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे ना इसको। एटलस पहले वर्टिब्रा को कहते हैं, एक्सिस उसके नीचे होता है। तुम लोग सब यहीं पे तुम लोगों को बताने लगे, क्या पढ़ेंगे फिर हम? यही अभी बोन पढ़ा देगा तुम लोगों को। टिम्पेनम कान के, आपके कान के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर कहते हैं। तो फ्रॉग में एक्चुअली देखो होता क्या है, ये मान लो एक्सटर्नल ईयर है और ये मान लो मिडिल ईयर है। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, इसके बीच में ये टिम्पेनम होता है, ईयर ड्रम, इसी को टिम्पेनम कहते हैं। ये टिम्पेनम ह्यूमंस में होता है, मैमल्स में होता है, लेकिन एम्फीबियंस में ये टिम्पेनम नहीं होता। तो कान का स्टार्ट कहां से होगा बताओ? सॉरी, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, पिन्ना तो
और बाहर का पार्ट हो गया, वो भी एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट होता है। जो टिम्पेनम एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करता है, इसी को ईयर ड्रम कहते हैं। यस, टिम्पेनम को ही आप ईयर ड्रम कहते हैं। और यहीं से इसके कान का शुरुआत होता है, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे होता ही नहीं। समझ में आ गया? और याद रखना कि मिडिल ईयर contains a single bone called columella oris कहते हैं। ये टर्म याद रखिएगा। जैसे आपके कान में 3 हड्डियां होती हैं, ईयर ड्रम टिम्पेनम का ही दूसरा नाम होता है। टिम्पेनम को ईयर ड्रम कहते हैं। ह्यूमंस बॉडी में या मैमल्स के मिडिल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, आपने पढ़ा होगा। मिस होता है, मैलियस इंकस स्टेप्स कहता है। लेकिन यहां पर एक ही हड्डी होता है, उसी को कॉलुमेला ऑरिस कहते हैं। याद रखना, कॉलुमेला ऑरिस, OIRIS, OURIS, कॉलुमेला ऑरिस, सिंगल बोन और मिडिल ईयर। ठीक है, फिर देखो, ये सभी डायसियस होते हैं। ऑल आर डायसियस, ऑल आर डायसियस। और मेल में मोस्टली लिखा जाता है, मोस्टली copulatory organ is absent। ऐसा लिखते हैं कि मोस्टली परफॉर्म, यहां क्या करेगा बताओ, मोस्टली दे डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कुछ में इंटरनल भी होता है, बट मोस्टली अगर लिखा जाए या एक वर्ड में बताया कि एमपीडिया में क्या होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये क्या करते हैं, दे डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, सॉरी मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं मिलते। ठीक है, फिर देखो, ये सभी मोस्टली फिर कहा जाता है। देखो, ये मोस्टली ओविपेरस में जाते हैं। और इसका जो एग होता है, एम्फीबियंस का जो एग होता है, वो नॉन क्लियोडिक कहते हैं। नॉन क्लियोडिक, कोई हार्ड कवरिंग नहीं होता। ठीक है, नॉन क्लियोडिक एग कहते हैं। और इसको एनएमनियोटिक कहा जाता है। ये मैंने बताया था टर्म आपको पहले भी, एमनियोन, एनएमनियोटिक बताया था ना। ये एनएमनियोटिक होता है, नॉन क्लियोडिक होता है, सेल्ड एग नहीं होता है, नॉन सेल्ड एग कहते हैं। सेल, नॉन सेल्ड कहता है। और एग हमेशा या तो पानी में ले होता है या मॉइस्ट सरफेस पे ले होता है। ड्राई होगा तो अंडा इसका खत्म हो जाएगा, तो इसकी मजबूरी है। एम्फीबियंस का जो अंडा होता है वो हमेशा या तो पानी के अंदर ले किया जाता है या मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए, मॉइस्ट एरिया पे ही ये अंडा ले करेगा। ड्राई सरफेस पे इसका अंडा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एम्फीबियंस ऑलवेज ले एग्स इन द वाटर और एट मॉइस्ट सरफेस। एनएमनियोटिक मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि जहां पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होते, absence of extra embryonic membrane,
ये मैंने पहले के क्लास में बताया था बच्चों को, ठीक है। एन एमनियोटिक मतलब क्या बताओ? लैक ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन, कोरियन, ये सब यहां पर नहीं मिलता, ठीक है ना, समझ में आ गया। और अब जानते हैं कि यहां पर क्या होता है, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा मिलता है यहां पर, और आप जानते हैं यहां पर क्या लिखते हैं, इसके लार्वा को मोस्टली टेडपोल लार्वे कहा जाता है, ठीक है। और एम्फीबियंस सभी कार्निवोरस होते हैं, ये भी रखे हैं, ये घास वास नहीं खाते। ऑल एम्फीबियंस आर कार्निवोरस, ऑल एम्फीबियंस आर कार्निवोरस, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया आपको कि ये सब एम्फीबिया का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैं आपको इसका छोटा सा एक बताता हूं क्लासिफिकेशन, कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं, उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं। इसको मिटाऊं यहां पर, देखो अब मेनली कहते हैं एम्फीबिया को, एम्फीबिया क्लास के तीन अलग अलग देखो ऑर्डर हैं इसके, ऑर्डर कहता है। एक को कहते हैं एम्यूरा, पहले एक पौधा लिख लो, एक पौधा। एक होता है यूरोडेला, जिसी को काउडाटा कहते हैं। और एक और नाम देखो, इसको एंगुलर कहा जाता है। देखिए तीन ऑर्डर है इसके। जो मेन डिफरेंस है देखो इसमें लिखा जाता है कि एपोडा में लिम्ब्स नहीं मिलते, एब्सेंट होता है, लिम्बलेस कहते हैं। ये मतलब होता नहीं, इसको लिम्बलेस एम्फीबिया भी कहा जाता है, एपोडा को लिम्बलेस एम्फीबिया भी कहते हैं। इसको देखा होगा सिलेमेंटर वगैरह कैसे होते, देखिए इसमें बॉडी इसका ऐसा होता है, और इसमें पूंछ भी होता है, इसमें लिम्स भी होते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको टेल्ड एम्फीबिया कहते हैं, इसको टेल्ड एम्फीबिया कहा जाता है। इसमें पूंछ नजर आएगा, लिम्स यहां पर देखो, 2 pairs of limbs are there। एपोडा में टेल नहीं होता, एडल्ट में पूंछ एब्सेंट होता है, इसमें भी टेल एब्सेंट होता है। और याद रखिएगा कि इसमें हाइंड लिम्ब का साइज बड़ा होता है, हाइंड लिम्स का साइज फोर लिम्ब से ज्यादा बड़ा होता है जंप करने के लिए। हाइंड लिम्स का जो साइज होता है वो फोर लिम्ब से ज्यादा बड़ा होता है। फ्रॉग वगैरह में देखिए आप, कूदने में, जंप करने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो एक जो डिफरेंस कहते हैं, इसमें कहते हैं पार्शियली
डेवलप्ड स्केल्स आर प्रेजेंट। तो सभी एम्फीबिया में ये कहना कि स्केल्स बिल्कुल नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। स्केल्स यहां डेवलप नहीं होता, पार्शली डेवलप्ड स्केल्स एपोडा में मिलता है, वो स्किन के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में कहते हैं, एम्बेडेड स्केल्स कहा जाता है, एम्बेडेड स्केल्स आर प्रेजेंट कहता है। स्केल्स यहां पूरी तरह से एब्सेंट होता है, यहां भी पूरी तरह से एब्सेंट होता है। इसके बाद एक और चीज याद रखना, इसके एडल्ट में गिल्स भी मिलता है, गिल्स आर प्रेजेंट। इसके एडल्ट में गिल्स नहीं होता, बट सिलेमेंडर वगैरह के एडल्ट में गिल्स रह जाता है। गिल्स यहां भी नहीं होता, गिल्स यहां भी नहीं होता। ठीक है, और याद रखिएगा जो एक और भी एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, वो ये है कि वैसे तो आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा कि एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यूजुअली कहते हैं, बट कुछ ऐसे सिलेमेंडर वगैरह होते हैं, वो अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। यहाँ पर इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, बट यहाँ केवल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक्सटर्नल तो सब जगह कॉमन होता है एक्चुअली। फर्टिलाइजेशन देखिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो रहा है, बट कॉमनली एक्सटर्नल कहते हैं। अगर एक लाइन में पूछा जाएगा आपसे कि एम्फीबियंस में किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो आप एक्सटर्नल ही बताएंगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखो इसका। एपोडा में इक्थियोपिस का एग्जांपल आता है, इक्थियोपिस। ये एग्जांपल है किसका बताओ? एपोडा का। इक्थियोपिस एपोडा का एग्जांपल है। नहीं होते गिल्स, यहां भी नहीं होगा, गिल्स यहां भी नहीं होगा। एडल्ट में गिल्स अगर कहीं मिलेगा तो यूनिडेला में मिलता है, बस। ठीक है ना, समझ में आ गया? और देखो एग्जांपल देखो, इक्थियोपिस बिलोंग्स टू एपोडा। सेलेमेंड्रा देखो इसमें आता है, इसमें एक और नाम आता है, देखो साइलेंट कैट। इसमें एम्फी न्यूमा आता है, जिसको कॉन्गो ईल भी कहते हैं। सेलेमेंडर, साइरन, एम्फी न्यूमा, ये सब यूनिडेला के एग्जांपल हैं। ठीक है ना? सेलेमेंडर की लार्वा को, इसके लार्वा को एक्सोलोटल लार्वे कहते हैं। और इस लार्वा में वैरायटी ऑफ नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस कहा जाता है। ये बताता हूं क्या होता है।
देखो, ये नाम सुना आपने, नियोटिनी क्या होता है? नहीं सुना है, ठीक है, अभी बता देता हूँ। ये समझ में आ गया कि सेलेमेंडर के लार्वा का नाम एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अच्छा बताओ, क्या लार्वा क्या लार्वा रिप्रोड्यूस, हाँ ये केवल सेलेमेंडर के लार्वा में होता है, सब जगह नहीं होता ये, सेलेमेंडर के लार्वा में ही होता है। तो देखो, क्या लार्वा रिप्रोड्यूस कर सकता है क्या? करना तो नहीं चाहिए बट करता है, यही कहानी है। देखो, एक लार्वा अगर मान लो उसमें गोनैड्स डेवलप हो गए, उसमें टेस्टिस आ गया, उसमें ओवी आ गया, तो लार्वा में जब गोनैड्स डेवलप हो जाते हैं, एक बच्चा एडल्ट बन गया, मान लो एक एम्ब्रियो ही है भी, एक लार्वा का फेज है, उसी में अगर गोनैड आ गए, टेस्टिस आ गया, ओवरी आ गया, इसे कहते हैं नियोटिनी। और जिस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं पीडोजेनेसिस। यस, लार्वा कैन रिप्रोड्यूस, हर जगह नहीं होता है बट यहां पे होता है। अरे रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? गैमेट ही चाहिए ना। अरे स्पर्म और एग की जरूरत होती है, बस वो बन रहा है वहां पर। तो देखो, हम क्या लिख रहे हैं, देखो, प्रेजेंस ऑफ गोनैड इन लार्वा is called neoteny। और मैंने क्या कहा कि गोनैड का लार्वा में मिलना ये न्यूटेनी है, और जिस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। देख लो, एंड द प्रोसेस by which they reproduce and the process by which they reproduce is called pedogenesis। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये कहां मिलता है? देखो, सेलेमेंडर के लार्वा में एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं एंगुलर का। इधर लिख लिया सबने इसको? अरे सेलेमेंडर इसका एग्जाम्पल है यूरोडेला का। सेलेमेंडर के लार्वा को एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। इसमें पूंछ होता है, देखो, टेल डेंटिटिया कहते हैं। एडल्ट में पूंछ नजर आता है, देखिए। और मैंने क्या कहा कि एक्सोलोटल लार्वा के अंदर गोनैड डेवलप हो जाता है, इसी को न्यूटेनी कहते हैं, और रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे पीडोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब देखो, अब एनिरा में देखो, इंडियन बुल फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना कहते हैं। इसके अलावा देखो बुफो होता है, जिसका कॉमन नेम टोड कहते हैं, टोड। हाइला होता है, हाइला ट्री फ्रॉग कहते हैं। एक और नाम देखो, रैकोफोरस, इसको फ्लाइंग फ्रॉग कहा जाता है। ठीक है, ये सब नाम है, याद रखिएगा इसको।
टोड स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है, नॉकटर्नल होता है, ये आप देखेंगे। और ये थोड़ा यहाँ पे गार्डन वगैरह होगा, जहाँ थोड़ा मॉइस्चर रहता है वहां ही मिलेगा, और कई बार ये कूदते कूदते घर में आ जाता है। छोटे साइज का होता है, फ्रॉग बड़े साइज का होता है। हाँ, ये सब एनिरा के एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी एनिरा में आते हैं। टोड, यस, टोड का साइज छोटा होता है, टोड का साइज छोटा होता है, ये नॉकटर्नल भी होता है, ये रात में चलते हैं, ये आपके गार्डन वगैरह में मिलेगा आपको। और कई बार आप रात वगैरह में ये घर में भी घुस जाते हैं। जो फ्रॉग होता है उसका साइज बड़ा होता है। अरे नॉकटर्नल लिखा हुआ है, नॉकटर्नल, रात में चलने वाले को नॉकटर्नल कहते हैं। नॉकटर्नल लिखा हुआ है भाई, नॉकटर्नल, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है एम्फीबिया की, समझ में आ गया? चलिए, तो इसको मिटाऊं हम यहां से। अब देखो, नेक्स्ट देखो इसका पार्ट, देखिए रेप्टिलिया। नेक्स्ट क्लास देखो, रेप्टिलिया को क्रिपर कहते हैं, क्रिपर, या इसको क्रॉलिंग हैबिट कहा जाता है। रेंगते हैं, है ना। और ये याद रखिएगा कि रेप्टिलिया को ट्रू सेंस में फर्स्ट, अच्छा ऐसा क्या हो गया रेप्टिलिया, अभी अभी क्या हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, थक गए सब? अच्छा, नहीं, यस यस नो, यस कर दो। चलो ठीक है, आज इंडिया इंडिया मैच जीत गया है, तो आप जाइए, मैं आपको आज 5 मिनट पहले छोड़ देता हूँ इस खुशी खुशी में, ठीक है। चलो, इंजॉय योर टाइम, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ समय पे आपका हो रहा है, डोंट वरी।